Bismillahirrahmanirrahim. Today, students, I am going to discuss modal verbs. They are also the part of verb. Modal verbs are helping verbs as well. But why they are modal? Because they also carry some kind of semantic effect in the context. कि आपकी इबारत में इनका कोई ना कोई मतलब के लिहाज से भी फर्क होता है. मिसाल के तौर पे जैसा कि मैंने पॉइंट्स लिखे हुए शुरू में कि हेल्प द मेन वर्ब की मदद करते हैं. फॉर एग्जांपल जब आप कहते हैं कि हेल्प द मेन वर्ब, तो इसका मतलब कि ही विल कम, तो इसका मतलब ये है कि अब इसने मेन वर्ब की विल ने मदद की. ही मे कम. अच्छा, उसके बाद ये है कि दे हैव सम सीमेंटिक इफेक्ट. ये सीमेंटिक इफेक्ट रखते हैं. फॉर एग्जांपल जब आप कहते हैं कि ही मे कम, तो इसका मतलब ये है कि नाउ यू आर एडिंग सम डाउट. ही कैन कम, देयर इज नो डाउट. तो जब भी आप मे और कैन के डिफरेंस के साथ कोई सेंटेंस लिखते हैं, यू ऑल्सो चेंज द मीनिंग अ लिटल. आप मीनिंग का जो है वो थोड़ा सा तब्दीली करते हैं एंड दे कन्वे सम इम्प्लाइड मीनिंग. ठीक है ना, कुछ इनडायरेक्टली भी ये कहते हैं. इस तरह मॉडल वर्ब जो हैं इनके बाद फर्स्ट फॉर्म आती है. मिसाल के तौर पे ही माइट गो फर्स्ट फॉर्म है. ठीक है, पैसिव में भी हो सकते हैं. ही माइट बी बीटन, उसे मारा जा सकता है. पैसिव में भी आप कर सकते हैं. इनके बाद नाउन भी आ सकता है. ही कैन बी ए इंजीनियर, नाउन है. एडजेक्टिव भी हो सकता है. ही कैन बी इंटेलिजेंट. आप कुछ भी लिख सकते हैं. ठीक होगी बात. तो ये मैंने एग्जांपल आपके सामने लिख दी. नीचे भी मैंने एग्जांपल लिखे हैं. ही कैन हेल्प यू, एक्टिव वॉइस. ही कैन बी हेल्प बाय हिम, पैसिव वॉइस. ही कैन बी डॉक्टर, नाउन के साथ. ही कैन बी हैप्पी, एडजेक्टिव के साथ. तो ये आपके इधर एग्जांपल आ गई. उसके बाद जो हमारे पास कॉमन मॉडल वर्ब्स हैं वो कौन कौन से हैं? कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट और ऑट टू. ये हमारे कॉमन रेगुलर मॉडल हैं. अभी हम सेमी मॉडल डिस्कस नहीं करें. सबसे पहले आपका टॉपिक है कि वुड जो है वो हम कहां कहां पे जो है वो यूज करते हैं, कि वो कौन कौन सी जगह जहां पे हम वुड को यूज करेंगे. तो सबसे पहली बात यह है कि इन रिपोर्टेड स्पीच इफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट. ठीक है, कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, और ये बात याद रखें कि विल और शेल दोनों का पास्ट वुड होगा. यानी कि अगर आपके पास विल भी मौजूद है, ठीक है, और शेल भी मौजूद है, तो दोनों जो हैं वो किस में कन्वर्ट होंगे? पास्ट में. इन दोनों का जो पास्ट है वो वुड होगा. ये बात आपने याद रखनी है कि शेल का शुड नहीं कर देना. ठीक है, विल को आपने जो है वो वुड में ही जो है वो लिखना है कि दोनों का पास्ट वुड होगा, शुड नहीं होगा. ठीक है ना, शेल के मुताबिक आपने वो शुड नहीं लिखना, ये मीनिंग को डिस्टॉर्ट करेगा. अब आपके सामने लिखा हुआ है कि ही सेड ही वुड कम. ठीक है, तो इसका मतलब ये है, आप इसके लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, मेंशनिंग ऑफ फ्यूचर इन पास्ट. फ्यूचर इन पास्ट, ये जो फ्यूचर इन पास्ट है उसको मेंशन करने के लिए भी आप ये काम करते हैं. किसी अंदाज से भी आप इसको याद रख लें. ही सेड दैट ही वुड कम टू हेल्प मी, सुनता है कि वो मेरी मदद करने आएगा. तो जाहिर बात है ये पास्ट था, सेड, तो आपने वुड लिखा. उसके बाद ही सेड दैट ही वुड स्टैंड बाय मी और स्टैंड बाय. लेकिन जो इनके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इट इज ऑलवेज इन प्रेजेंट. नेक्स्ट, ये इसका सिमेंटिक लेवल है, मतलब के लिहाज से. ठीक है ना, जिसको हम कह सकते हैं कि सिमेंटिक इंप्लीकेशन है. वैसे तो यूसेज ये की है कि वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन वुड ऑल्सो इंप्लाइज समथिंग. व्हाट इट इंप्लाइज, उसमें सबसे पहले ये है कि अ जेस्चर ऑफ सिविलिटी, मुहज्जबपन को भी जो है वो वुड बयान करता है, तहजीब को भी बयान करता है. फॉर एग्जाम्पल वुड यू डाइन. ठीक है ना, वुड यू डाइन विद अस, क्या आप हमारे साथ खाना खाएंगे. लाइक लिखना चाहें तो ठीक है, ना भी लिखना चाहें तो वुड के अंदर ही लाइक का मतलब जो है वो मौजूद होता है. लिख देंगे तो गलत नहीं होगा. वुड यू लाइक सम हेल्प, क्या आप कुछ मदद करना पसंद करेंगे. तो आपके लफ्ज वुड से जो है सुनने वाला ये अंदाजा करेगा, उसका ये इन्फ्रेंस होगी कि आप पोलाइटली उसको ऑफर कर रहे हैं एंड यू रियली मीन इट, मदद भी आप करना चाहते हैं.
उसके बाद ये हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट, आपका जो वुड है इट इज इक्वल टू यूज्ड टू, माजी की कोई भी हैबिट है, माजी में कोई भी काम जो आप किया करते थे वो आपकी एक आदत रही हो, उसको भी ये बयान करता है। मिसाल के तौर पे कि व्हेन शी वाज ओल्ड कॉमा शी वुड सिट इन द कॉर्नर एंड वीप, जब वो बूढ़ी थी, जब बूढ़ी हो गई तो वो कोने में बैठी रहा करती और फिर रोया करती। अच्छा, इसके लिए बड़ा जरूरी है इस कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए कि आपके पास एक डिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए जो एक कॉन्टेक्स्ट डेवलप करेगी जिसके जरिए ये वुड अपना मीनिंग क्लियर करेगा। अगर आप सिंपल भी लिख दें शी वुड सिट इन द कॉर्नर एंड वीप, वो कोने में बैठा करती रोया करती, तो भी ठीक है, लेकिन बाज़ बात ये फ्यूचर के मीनिंग में भी आ जाता है। तो लिहाजा जब आप इसके साथ एक पास्ट में डिपेंडेंट क्लॉज मेंशन कर देते हैं, इट डेवलप्स ए कॉन्टेक्स्ट, तो उससे फिर आपको इन्फर करना आसान रहता है कि वुड जो है वो कोई हैबिट फॉर्मेशन के बारे में बात करता है। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जब मैं बच्चा था तो मैं सुबह सवेरे उठा करता था, तो यूज्ड टू के मतलब के तौर पे भी हम वुड को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, वुड जो है कंडीशनल सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है, जैसा आप कॉमनली करते हैं कि अगर आपकी डिपेंडेंट क्लॉज सेकंड फॉर्म में होगी तो आप वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, अगर सब्जेक्टिव केस है कोई ना कोई नाउन आ जाता है या एडजेक्टिव आ जाता है वर जो कि हो का मतलब देता है, तो फिर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, इफ यू वर माय एनिमी आई वुड फॉरगिव हिम। उसके बाद पास्ट कंडीशनल, इफ यू हैड वेस्टेड टाइम, तो यहां पे वुड हैव रिपेंटेड आ जाएगा। नेक्स्ट, डिजायर को मेंशन करने के लिए हम यूज करते हैं इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सब्जेक्टिव केस। वुड दैट किसका मतलब देता है? काश। आप वुड दैट की जगह पे आई विश भी यूज कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो वुड दैट की जगह पे आई विश भी यूज करते हैं। वुड दैट ही वर अलाइव, काश वो जिंदा हो। वुड दैट शी डिड नॉट स्पेंड मनी केयरलेसली, काश वो बिला वजह बेदरेक पैसे खर्च ना करती। उसके बाद ये हमारे पास सेमी मॉडल भी हम इसको कह सकते हैं, डेयर जो है इसको हम सेमी मॉडल भी कह सकते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ जगहों पे आप इसके मुख्तलिफ ग्रामेरियंस ने मीनिंग के लिहाज से इनको मतलब दिए हैं, तो इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड सेमी मॉडल। तो ये दो तरीके से इस्तेमाल होता है, एज ए मेन वर्ब जिसको हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर भी है। तो सबसे पहले तो जब हम इसको मेन वर्ब के तौर पे यूज करेंगे तो एक बात का आपने ख्याल रखना है कि इसके बाद जो दूसरा वर्ब आप लगाएंगे वो टू के साथ लगेगा, यानी कि यहां पर डेयर जो है वो MV मैं लिखने लगा हूं, मेन वर्ब है, तो आपने टू के साथ यूज करना है। तो जाहिर बात है कि जब आप इसको मेन वर्ब के तौर पे यूज करेंगे तो इसको अगर आपने नेगेटिव करना है तो डिड नॉट करेंगे और वो टू गो वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर ये मॉडल ऑक्सिलरी के तौर पे आया तो ये समझ लें कि ये डेयर जो है आप किसी भी मॉडल वर्ब की जगह इसकी जगह पे मॉडल वर्ब लिख सकते हैं। ही कुड गो देयर, आपने लिख दिया ही डेयर्ड गो देयर। ही डेयर्ड नॉट गो देयर, तो आप जो है वो सिंपल लिख लेंगे कि डेयर्ड ही, तो ही डेयर्ड नॉट गो देयर, आप सिंपल जो है वो पास्ट में लिखेंगे और टू नहीं लिखेंगे, क्योंकि इस वक्त यहां पे ये मेन वर्ब है, दिस इज MV मेन वर्ब, यहां पर गो जो है वो मेन वर्ब है, और ये आपका मॉडल ऑक्सिलरी है। डेयर यू से दैट टू हिज फेस, क्या तुम्हारे अंदर जुर्रत है कि तुम ये बात उससे कहो? और अगर आपने पास करना है, डेयर्ड ही नॉट गो देयर, अगर आपने इसका इंट्रोगेटिव बनाना तो यहां पे लिख देते हैं डेयर्ड ही नॉट गो देयर, ठीक है। क्या उसने वहां जाने की जरूरत ना की? तो आप इस डेयर को यूं समझ लें कि किसी भी पास्ट के साथ, यानी कि आप इसको कुड के इक्विवेलेंट ले सकते हैं, वुड के इक्विवेलेंट ले सकते हैं, माइट के इक्विवेलेंट ले सकते हैं, शुड के इक्विवेलेंट ले सकते हैं, यानी कि ये इसकी इक्विवेलेंस में बयान कर रहा हूं, ये इसकी इक्विवेलेंस बयान कर रहा हूं कि बिल्कुल वैसे ही आप इस डेयर्ड को यूज करें जिस तरह आप कुड को, वुड को, माइट को यूज करते हैं, इन द सेम वे आप डेयर को यूज करें। अगर ये पहले पास था तो सवालिया के तौर पे ये शुरू में पास नहीं आ जाएगा, अदरवाइज प्रेजेंट में आए तो प्रेजेंट के साथ आप इसको यूज करें। तो डेयर के हवाले से ये बात याद रखें कि ये मॉडल वर्ब भी है और प्रिंसिपल भी। मॉडल वर्ब के तौर पे जब ये आएगा तो इसमें टू नहीं आएगा, जो फोकस आप करेंगे। फॉर एग्जांपल जब आप डेयर नॉट लिखेंगे फिर टू गो नहीं आएगा, ये देखें ना, जब आपने डेयर नॉट लिखा तो फिर टू गो नहीं लिखा, फिर आपने इंपेरेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो मेंशन की। जी स्टूडेंट्स, मॉडल वर्ब में नीड, इट इज आल्सो सेमी मॉडल, ये भी सेमी मॉडल के तौर पे काम करता है, और इसमें प्रिंसिपल वर्ब के तौर पे भी यूज होता है और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे भी हम इसको यूज करते हैं। आई नीड अ बाइक, इसमें आप इसको कुछ नहीं कह सकते कि मॉडल है कि मेन वर्ब है, क्लियर नहीं है।
योर हेयर नीडेड कटिंग, इसका मतलब ये है कि यहां पर ये मेन वर्ब के तौर पे काम है। यू नीड टू रेस्ट, यहां पर ये मेन वर्ब के तौर पे है, ठीक है ना, यहां पर ये मेन वर्ब के तौर पे है, यहां पर भी ये मेन वर्ब के तौर पे है। डिड यू नीड टू ईट डिनर, यहां पर भी ये मेन वर्ब के तौर पे है, चूंकि टू आ गया और सवालिया निशान आएगा। यू डू नॉट नीड लंच, डेफिनेटली यहां पर भी ये मेन वर्ब के। ही डज नॉट नीड टू वर्क, तो यहां पर ये मेन वर्ब के तौर पे है। तो ये वाली सारी स्लॉट जो है इसके अंदर नीड जो है वो मेन वर्ब के तौर पे यूज किया गया। अब हम देखते हैं कि ये मॉडल वर्ब के तौर पे कब यूज होगा और मेन वर्ब के तौर पे। यहां पे जो रेड स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट्स रिटन इन रेड, ये आपकी मॉडल के तौर पे हैं, ठीक है ना, ये मॉडल को बयान करेंगी। जो ब्लैक है वो इसके मेन वर्ब के तौर। अब फॉर एग्जांपल हम ये पहले दो फिगरें कंपेयर करें, नीड ही वर्क हार्ड, और अगर ये मेन वर्ब के तौर पे आएगा फिर हम लिखेंगे डज ही नीड टू वर्क सो हार्ड या वर्क हार्ड। फिर एज ए मॉडल, यानी कि यहां पर ये नीड जो है ये मॉडल ऑक्सिलरी के तौर पे है, यहां पर भी ये वाला जो नीड है ये मॉडल ऑक्सिलरी के तौर पे है, और यहां पर ये मेन वर्ब के तौर पे है। नीड आई आंसर द क्वेश्चन, डू आई नीड टू आंसर दैट क्वेश्चन, ही नीड्स टू परफॉर्म दिस टास्क, ठीक है ना, ही नीड्स टू परफॉर्म, he needs not perform this task, he need not perform this task। तो फिर हम क्या करेंगे, he does not need to perform this task। तो रेड में जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं ये इसके मॉडल फॉर्म्स हैं, और जो ब्लैक में स्टेटमेंट लिखी हैं ये इसकी जो है वो मेन वर्ब के तौर पे। मेन वर्ब के तौर पे जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि अगर आपने इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज किया तो टू आप यूज करेंगे, अगर आपने इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज किया तो फिर आप इसके साथ क्या करेंगे, टू यूज करेंगे। तो समझ लें कि ये प्रिंसिपल है। सेम इज द केस, जब भी आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो टू यूज करेंगे। तो जब भी नीड या डेयर एज मेन वर्ब आते हैं तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड जरूर आएगा। और फिर जो दूसरा वर्ब है, जैसा कि ये सेकंड वर्ब है, इसके साथ टू जरूर आएगा। अगर इसको मॉडल ऑक्सिलरी के तौर पे यूज करेंगे तो फिर ये टू भी नहीं आएगा, डू डज भी नहीं आएगा, बल्कि नीड और डेयर जो हैं वो खुद, जिस तरह हम कैन कुड को सेंटेंस के शुरू में लगाते हैं या उनके बाद हम नॉट लगाते हैं, तो डेयर और नीड के साथ भी हम वही सलूक करेंगे। तो ये बात आपने याद रखनी है। ये सबसे बड़े पॉइंट्स हैं कि जब ये मेन वर्ब के तौर पे यूज होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी आएगा, और अगर हेल्पिंग वर्ब आएगा तो टू जरूर आएगा। ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं यूज्ड टू, ठीक है ना, किया करता था। हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट, ये किसके लिए आता है आपका, हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट। माजी का जो आपका हैबिचुअल एक्शन है उसके लिए आप इसको यूज करते हैं। इसको यूं भी कह सकते हैं कि रिपीटेड एक्शन इन पास्ट, ही यूज्ड टू वेस्ट हिज टाइम, वो वक्त जाया किया करता था। ही यूज्ड टू हेल्प द नीडी, वो जितने भी जरूरतमंद थे उनकी मदद किया करता था। He used to help the needy, कि जितने भी जरूरतमंद थे वो उनकी मदद किया करता था। He used to work hard, वो मेहनत किया करता था। But he is lazy man now, लेकिन अब वो क्या है, he is a lazy man now, एंड में लिख देते हैं, लेकिन अब वो एक लेजी आदमी है। नंबर नेक्स्ट है आदत को बयान करना, जो कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में होगी। बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, शैल बी, विल बी के तौर पे। तो आदत होना जैसे कि आपके सामने, और इसके बाद आप आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। आईएनजी फॉर्म जो है ये आपकी वर्बल नाउन है, वर्ब नाउन भी कह सकते हैं, जेरंड भी इसको आप कह सकते हैं कि ये वर्बल नाउन के तौर पे जो है वो आप यूज कर रहे हैं। किसके तौर पे यूज कर रहे हैं, वर्बल नाउन के तौर पे आप इसको यूज करें, और आप डायरेक्ट नाउन भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने, ही इज यूज्ड टू ड्राइविंग फास्ट, उससे तेज गाड़ी चलाने की आदत है। ही वॉज यूज्ड टू कॉफी, वो कॉफी का आदी था। तो आप नाउन को भी लिख सकते हैं टू के बाद। जब भी आईएनजी फॉर्म आए तो आप समझ लें कि दिस आईएनजी फॉर्म कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी नाउन। उसके बाद ही विल बी यूज्ड टू हेल्पिंग द नीडी, तो यहां पर भी वो लोगों की जो जरूरतमंद है मदद करने का आदी होगा। तो जब भी आप टू के बाद आईएनजी फॉर्म देखें तो समझ लें कि या वो जेरेंड है या जेरेंडिव है। तो जब जेरेंड है तो इसका मतलब ये है कि इसकी जगह पे आपका कोई भी नाउन आ सकता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हमारे पास है कुछ कंफ्यूजिंग वर्ब्स। कंफ्यूजिंग वर्ब्स कुछ इस तरह कह लें कि इनमें से कुछ ट्रांजिटिव हैं, कुछ इनट्रांजिटिव हैं, ठीक है ना।
मसलन राइज इंट्रांसिटिव है, वो खुद उठा, राइज, रोज, रिजन, रेज उठाना, बुलंद करना, रेज्ड और रेज्ड आ जाएगा, ठीक है ना। एवरीवन रोज फ्रॉम हिज सीट्स, हर कोई अपनी सीटों से बुलंद हुआ। ही रेज्ड हिज हैंड, उसने अपना हाथ बुलंद किया। हैंग्ड, फांसी देना, द मर्डर वॉज हैंग्ड, द मर्डर वॉज हैंग्ड टिल डेथ, ठीक है जी, कि उसको फांसी पर लटका दिया गया। ही हंग हर कोट, ही हंग हिज कोट ऑन द पेग, ठीक है ना, ही हंग हिज कोट ऑन द पेग। इस तरह ही वियर, कपड़े पहनना, ही ऑलवेज वियर्स अ ब्लैक कैप, लेकिन क्या एज गारमेंट ऑर्नामेंट, आमतौर पर अपने आप को जरा ड्रेसअप करने के लिए, ब्यूटीफाई करने के लिए। और जो पुट ऑन है ये रेगुलर आपका ड्रेसअप होना। ही पुट ऑन न्यू क्लॉथ्स ऑन ईद डे, ही पुट ऑन न्यू शूज ऑन ईद डे। ग्रो, उगना आमतौर पे, या उगाना, फार्मर ग्रोज क्रॉप्स, किसान फसल उगाता है। ग्रो अप, जवान होना, प्लीज ग्रो अप एंड बिहेव प्रॉपरली, इसका मतलब जरा तहजीब में आना, बड़े हो जाना, समझदार होना का मायने भी ये देता है। पिक, फल तोड़ना, ही इज पिकिंग एप्पल्स फ्रॉम द ट्रीज, और कोई चीज झुककर उठाना, ही पिक्ड अप अ पीस ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम द ग्राउंड, उसने झुककर जमीन से रस्सी का एक टुकड़ा जो था वो उठाया। डील विद, ताल्लुक होना, दिस बुक डील्स विद कॉमन एरर्स, डील्स इन, कारोबार करना, ही डील्स इन क्लॉथ। इस तरह है इंटरफियर विद, रुकावट होना, दिस नॉइस इंटरफियर्स विद माई वर्क, ये आवाज मेरे काम के साथ मुखल होती है, रुकावट डालती है। और दखल देना, डू नॉट इंटरफियर इन माई अफेयर्स, यानी कि मेरे जाती मामलात में दखल ना दो। बारो, उधार लेना, आई वॉन्ट टू बारो सम बुक्स फ्रॉम यू, मैं तुमसे कुछ किताबें उधार लेना चाहता हूं। और लैंड देना, विल यू प्लीज लैंड मी अ बुक, क्या आप मेहरबानी फरमाकर मुझे एक किताब जो है वो उधार देंगे। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास अब ये कुछ वर्ब्स हैं, जैसे कि रिवेंज, जाती इंतकाम लेना, अवेंज, किसी के हिस्से का इंतकाम लेना। ही रिवेंज्ड हिमसेल्फ फॉर हिज इंसल्ट, अपनी बेइज्जती का उसने बदला लिया। ही अवेंज्ड हिज सन्स मर्डर, उसने अपने बेटे के कत्ल का बदला लिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन आ जाता है कि रिफ्यूज और डिनाई। रिफ्यूज, कोई भी ऑफर जो है उससे इनकार करना, और डिनाई, किसी भी रियलिटी से या जो गिवन आपकी स्टेटमेंट होती है उससे इनकार करने को कहते हैं। गिवन स्टेटमेंट से इनकार करने को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय रिफ्यूज टू टेक द मनी, लड़के ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। ही डिनाइड दैट ही हैड डन दैट, और उसने इस बात से इनकार कर दिया कि उसने ऐसा किया है। नेक्स्ट है हमारे पास एरर्स ऑफ कनेक्टर्स। एरर ऑफ कनेक्टर में ये जो पहले चार आपको कनेक्टर्स नजर आ रहे हैं, विच आर द को रिलेटिव कंजंक्शन, इनके अंदर जैसे ऑल्दो, येट का इस्तेमाल है, अगरचे ऑल्दो जो है वो आपका एडवर्ब है और येट जो है आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कॉमनली ऑल्दो के बाद कॉमा लिखना चाहिए, और इसमें आप बट यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना, येट की जगह पे आप बट यूज नहीं करेंगे, कॉमा यूज करेंगे। कंजंक्शन में आप पढ़ेंगे भी। जो असल बात है इसको बताने की वो ये है कि अगर आपने ऑल्दो के बाद एक मुकम्मल स्टेटमेंट यूज की तो याद रखें कि कॉमा या येट के बाद यू विल यूज ए कंप्लीट स्टेटमेंट। एक तो ये बात याद रखनी है। सेम इज द केस विद आइदर और, कि आइदर के बाद अगर आपने मुकम्मल स्टेटमेंट लिखी है तो और के बाद भी आप मुकम्मल स्टेटमेंट लिखेंगे। सेम इज द केस विद नाइदर एंड सेम इज द केस विद नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये दो थोड़ा सा फर्क रखते हैं, क्योंकि अगर आपने नाइदर को सेंटेंस के शुरू में लिखा या नॉट ओनली को सेंटेंस के शुरू में लिखा तो ये एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी बन जाते हैं, इसलिए इनके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। एग्जांपल आपके सामने कि ऑल्दो ही इज पुअर ही हेल्प्स द नीडी, ये ऑल्दो और येट के हवाले से। आइदर के साथ ही स्पीक्स आइदर इंग्लिश और उर्दू, कि या वो इंग्लिश बोलता है उर्दू बोलता है। देख लें आइदर के बाद अगर वर्ब नहीं आया तो और के बाद भी वर्ब नहीं आएगा। लेकिन जब आपने नाइदर को सेंटेंस के शुरू में लिखा, नाइदर ही स्पीक्स इंग्लिश, अब नाइदर के बाद देयर इज ए कंप्लीट स्टेटमेंट, तो इसका मतलब यह है कि नॉर के बाद भी एक कंप्लीट स्टेटमेंट होगी, और नाइदर के बाद आप और नहीं लिखेंगे, नॉर लिखेंगे। जब आपने नाइदर को सेंटेंस के शुरू में लिखा तो हेल्पिंग वर्ब जो है दैट टेक्स प्लेस बिफोर द सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट के शुरू में है। सेम इज द केस विद और, नॉर, कि जब आपने नॉर को शुरू में लिखा तो डज जो है वो उसके साथ आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका He speaks not only English। अब not only के बाद नाउन है, वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि but also के बाद भी वर्ब नहीं आएगा, but also के बाद भी हम सिर्फ नाउन लिखेंगे।
इसको फर्दर मैंने एक्सप्लेन यहां पे किया है कि इफ देयर इज ए कंप्लीट स्टेटमेंट आफ्टर आइदर, देयर इज ए कंप्लीट स्टेटमेंट आफ्टर और. फॉर एग्जांपल, he speaks English or he speaks Urdu, and one thing you must keep in your mind that if there is a complete statement after or after any fanboy, comma must be placed before fanboys. नाइदर वाला स्टेटमेंट देखें कि नाइदर अगर शुरू में लिखा, उसके बाद एक पूरा स्टेटमेंट था, तो डज आपने शुरू में लिखा. नाइदर डज ही स्पीक इंग्लिश, अब एस इधर नहीं आएगा. नॉर डज ही स्पीक उर्दू, यहां पर भी एस नहीं आएगा. इस तरह जब आप नॉट ओनली को फिक्रे के शुरू में लिखते हैं तो आप लिखते हैं कि नॉट ओनली डज ही स्पीक इंग्लिश बट ही ऑल्सो स्पीक्स उर्दू, कि ना सिर्फ वो अंग्रेजी बोलता है बल्कि वो उर्दू भी बोलता है. नाइदर में ना ही वो अंग्रेजी बोलता है ना ही वो उर्दू बोलता है, और नॉट ओनली के अंदर वो ना सिर्फ इंग्लिश बोलता है बल्कि उर्दू भी बोलता है. स्ट्रक्चर आपके सामने है. जब भी आप इन दोनों को, नाइदर नॉर को, नॉट ओनली बट ऑल्सो को यूज करें, यू मस्ट फॉलो दिस स्ट्रक्चर. उसके बाद ये हमारे पास है कनेक्टर्स, जिनको कि हम एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी कहते हैं. अगर ये आपके मेन वर्ब से पहले लिखे जाएं, इफ दीज वर्ड्स आर प्लेस्ड बिफोर द मेन वर्ब, दे आर कॉल्ड द एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. बट इफ दीज वर्ड्स आर प्लेस्ड बिफोर सब्जेक्ट, तो फिर आप इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. एग्जाम्पल, रेयरली डिड ही रीड हाफ ऑफ द पेज, देन स्लीप केम स्विफ्टली एंड पीसफुली. नो सूनर शुरू में लिखा, नो सूनर हैड ही सीन द लाइन देन ही फेंटेड. तो इस तरह आपने इस बात का ख्याल रखना है कि स्ट्रक्चर के अंदर वर्ब के साथ आपने एडवर्ब की प्लेसमेंट का भी जो है वो ख्याल रखना है. और यकीनन एडवर्ब जो है वो वर्ब के मीनिंग पे ना सिर्फ अफेक्ट करते हैं बल्कि वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर भी अपना इफेक्ट रखते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट, लेस्ट और शुड का इस्तेमाल है. एक तो बात ये आप याद रखें कि लेस्ट का मतलब है ऐसा ना हो. लेस्ट का मतलब ऐसा ना हो, इसके साथ आप शुड और माइट यूज करेंगे, लेकिन शुड ज्यादा कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है. वर्क हार्ड, ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है. आपने इसके साथ एस नहीं लगाना, ES भी नहीं लगाना. वर्क हार्ड, लेस्ट यू शुड फेल. और एक बात याद रखनी है कि नॉट का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि लेस्ट में ही ऐसा ना हो का मतलब मौजूद है. उसके बाद सच एज और सच दैट है. सच एज कोई भी सिमिलैरिटी या एग्जाम्पल के लिए हम यूज करते हैं. तो एग्जाम्पल, शी बॉट सच अ कार एज यू ऑल्सो पोजेस. इसका मतलब यह है कि दो गाड़ियां, एक वो जो उसने खरीदी, एक जो उसके दोस्त के पास है, तो रिजेम्बलेंस है. सच दैट जो है कोई भी एक्सप्लेनेशन या कोई रीजन बयान करने के लिए कि दीज आर सच थिंग्स दैट कैन बेनिफिट यू. और याद रखें कि सच के बाद हु और विच यूज नहीं करना, यानी कि दैट ही रहेगा. ना आप हु यूज करेंगे और ना ही आप इसके साथ विच का वर्ड यूज करेंगे. ये दो वर्ड आपने यूज करने, सिंपल दैट इस्तेमाल होगा. अगर सच एज इकट्ठा आ जाए तो उसके बाद जस्ट आप एक अदद वर्ब फ्रेज लगा देंगे, ठीक है, जो कि वर्ब से स्टार्ट होती है. इट्स अ वर्ब फ्रेज. दे वर वियरिंग ऑल काइंड्स ऑफ कोट्स सच एज आर फाउंड. अब सच एज के बाद आप देख लें कि दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज अ वर्ब फ्रेज. सच एज आर फाउंड, ठीक है, इन द सेकंड हैंड क्लॉथ शॉप्स. उसके बाद हमारे पास कुछ कनेक्टर हैं. अनटिल, अनलेस जो है वो हम आप सबको पता है कि हम किस लिए यूज करते हैं, कंडीशन के लिए यूज करते हैं. और अनटिल जो है वो हम टाइम के लिए यूज करते हैं. इफ जो है इसको भी हम कोई भी कंडीशन के लिए यूज करते हैं. व्हेन आपके सामने टाइम के लिए यूज होता है, बिफोर भी आपके लिए टाइम के लिए यूज होता है. इनके बाद आपके पास ऑप्शन होती है कि यू कैन यूज आइदर प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट. सिंपल सी बात है कि अगर आपका फिक्रा जो है, मेन क्लॉज जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट में है तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे. अगर पास्ट में है तो फिर पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे. एग्जाम्पल आपके सामने है. अब ये डिपेंडेंट क्लॉज है. Until you are 80 years and 10, it is simple present, it is present indefinite tense. और ये आपकी मेन क्लॉज है, ठीक है ना, ये आपकी मेन क्लॉज है. तो इसको आप सिंपल फ्यूचर में भी लिख सकते हैं, परफेक्ट में भी लिख सकते हैं. इफ यू वर्क, ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है. ये जो कॉन्टूर्ड लाइन है ये डिपेंडेंट क्लॉज की है. और ये आपकी मेन क्लॉज है कि इफ यू वर्क वेल आई शैल अप्रिशिएट यू. फिर इफ यू वर्कड वेल आई वुड अप्रिशिएट यू. अगर आपने पास्ट यूज किया तो फिर यहां पर वुड आएगा. अगर आपने प्रेजेंट यूज किया जैसा कि यहां पे मौजूद है, फिर आप क्या यूज करेंगे, शैल यूज करेंगे. नंबर नेक्स्ट है, ट्रेन विल हैव लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन.
तो ये ट्रेन विल हैव लेफ्ट आपकी मेन क्लॉज है और बिफोर से आपका डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो शुरू हो रही है। दिस इज द डिपेंडेंट क्लॉज। जहां पर भी डिपेंडेंट क्लॉज है वो मैंने अंडरलाइन कर दिया है कॉन्टूवर्ड लाइन के साथ, ये अंडरलाइन, और बिफोर डिपेंडेंट क्लॉज है। तो लिहाजा ये जो अंडरलाइंड है पोर्शन, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। आपकी डिपेंडेंट क्लॉज अगर पहले लिखी आपने कॉमा लगाया, डिपेंडेंट क्लॉज जब आपने बाद में लिखी तो कोई कॉमा नहीं लगाया। इसमें एक बात आप गौर करें कि इफ के बाद जितने भी मैंने सेंटेंस लिखे हैं, अनटिल के बाद जितने भी मैंने सेंटेंस, जो भी सेंटेंस लिखा है, या बिफोर के बाद जो सेंटेंस है, या व्हेन के बाद या बिफोर के बाद जो भी सेंटेंस है, उसमें विल, शैल और वुड कभी नहीं आएगा। ये बात आपने याद रखनी है। यानी कि ये कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कनेक्टर्स भी आप इनको कह सकते हैं, ये जब भी आप लगाएंगे इनके बाद या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट होगा, फ्यूचर किसी फॉर्म में यूज नहीं होगा। और आप ये भी देखेंगे कि इनके बाद कॉमनली मॉडल ऑक्सिलरीज भी इस्तेमाल नहीं होते। इनके बिल्कुल बरक्स जो है, अगर आप यहां पर देखें तो आफ्टर में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होगा और जो मेन क्लॉज है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगी। फॉर एग्जांपल ये अंडरलाइन में कर रहा हूं कि आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, द डॉक्टर केम। लेकिन अगर यहां पर पास्ट परफेक्ट की बजाय प्रेजेंट परफेक्ट आ जाए तो ये फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अगर यहां पे पास्ट परफेक्ट है तो यहां पे पास्ट इंडेफिनिट है। अगर यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट है तो यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है। एग्जांपल, आफ्टर वी हैव कंप्लीटेड आवर जॉब, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। मेन क्लॉज आपकी कॉमा के बाद जो है ये लिखी हुई है। तो आप ये देखें कि डिपेंडेंट क्लॉज जो है कॉमनली, एक तो वो फ्यूचर नहीं बयान करेगी किसी फॉर्म में भी, दूसरी बात यह कि उसके अंदर मॉडल ऑक्सिलरीज जो है इस्तेमाल नहीं होते। फ्यूचर और मॉडल्स जितने भी हैं वो आपकी मेन क्लॉजेस में जो है इस्तेमाल होते हैं। तो वर्ब की एप्लीकेशन में इस बात को आपने बहुत ख्याल रखना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कॉम्बिनेशन आपके सामने है कि इसके दो पोर्शन है। एक तो सबसे पहला पोर्शन इसका है मेन क्लॉज। कॉमन सी बात है कि जो पैरेलल स्ट्रक्चर है, ये सीक्वेंस ऑफ टेंस के हवाले से बात करें, अगर आपकी मेन क्लॉज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी किस में होगी? पास्ट में होगी। एग्जांपल आपके सामने नंबर 1 और नंबर 2 सेंटेंस में मैंने बयान किया। ही टोल्ड मी, पास्ट था, तो यहां पर ही वॉज इल, पास्ट आ गया, यानी कि यहां पर हम अगर इज लिखेंगे तो गलत होगा। लेकिन अगर हमारे पास कुछ या एक और सेंटेंस है कि अगर शुरू में पास्ट है, बाद में कोई भी यूनिवर्सल या कॉस्मिक ट्रूथ या साइंटिफिक ट्रूथ आ जाता है, तो फिर हम प्रेजेंट में लिख सकते हैं। जैसे कि ये पास्ट में है, शी टोल्ड अस दैट द अर्थ इज राउंड। अब यहां पे वॉज गलत होगा क्योंकि ये एक साइंटिफिक यूनिवर्सल ट्रूथ है। समटाइम्स हमारी मेन क्लॉज जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ देन या मोर देन के साथ जब ज्वाइन की जाती है तो इसके बाद आप कोई भी टेंस अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसमें पास्ट लिखना शर्त नहीं है। मिसाल के तौर पे, He helped me more than he helps his own children. उसने मेरी मदद की निस्बतन अपने बच्चों की मदद करने से, यानी कि जितना वो अपने बच्चों की मदद करता है उसकी निस्बत उसने मेरी मदद की। तो लिहाजा मोर देन के बाद जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इट कैन बी इन एनी टेंस अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है कंडीशनल्स। कंडीशनल्स को जो मैंने डिवाइड किया है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आपके सामने 1 2 3 4 5 6 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया है। सबसे पहले है जीरो कंडीशनल। इसकी दोनों क्लॉजेस, यानी कि ये आपकी सबऑर्डिनेट है, इसमें सारी सबऑर्डिनेट है जो इफ से स्टार्ट होंगी, प्लस ये आपकी जो है सब डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट के हवाले से हम लिख लेते हैं कि ये सारी आपकी डिपेंडेंट है, इफ से स्टार्ट होने वाली डिपेंडेंट, और ये सारी की सारी आपकी इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट को आप शुरू में भी लिख सकते हैं, फिर कॉमा नहीं लगाएंगे। अब ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है, ये जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, अगर ये प्रेजेंट में है तो दूसरी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो सकती है, उस सूरत में जिसको हम जीरो कंडीशनल कहते हैं और वो यूनिवर्सल ट्रूथ को बयान करता है। एग्जांपल, इफ वी बॉयल वाटर इट इवेपोरेट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ है, दोनों प्रेजेंट में आएंगे। यहां पे अगर आप शेल या विल लिखेंगे तो वो गलत होगा, शेल विल दोनों गलत होंगे। दूसरे नंबर पे हमारा आ जाता है फर्स्ट कंडीशनल, जिसको हम फ्यूचर कंडीशनल भी कहते हैं, और ये एक्शन बयान करने के लिए, मिसाल के तौर पे, इफ ही वर्क्स वेल, अगर वो अच्छा काम करता है, ही विल मेक प्रोग्रेस, तो वो तरक्की करेगा। अब जो विल होता है ये आमतौर पर
फ्यूचर जो है वो हमेशा 50-50 का इम्प्लीकेचर होता है। 50-50 आप सोच सकते हैं कि कामयाब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन यहां पर 50-50 वाली नहीं, 100% बात होती है कॉस्मिक ट्रूथ में। तो इफ ही वर्क्स वेल ही विल मेक प्रोग्रेस, कामयाब हो जाएगा। दूसरे नंबर पे है सेकंड कंडीशनल, जिसको हम अनरियल पास्ट भी कह सकते हैं, ऑरेस्ट कंडीशनल भी कह सकते हैं, सब्जंक्टिव केसेस भी कह सकते हैं। इसकी दो कंडीशंस हैं, ठीक है ना, अनरियल पास्ट, ठीक है, इसके लिए एक और लफ्ज भी हम यूज करते हैं, अनरियल पास्ट, ठीक है, अनरियल पास्ट, ऑरेस्ट, AORIST, ऑरेस्ट कंडीशनल भी हम इसके लिए जो है वो लफ्ज यूज करते हैं। अब ऑरेस्ट कंडीशनल, अनरियल पास्ट, सेकंड कंडीशनल, कुछ भी आप इसको नाम दे दें, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक तो इसमें स्टेट बयान की जाती है, दूसरा इसमें एक्शन बयान किया जाता है, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं। अब यहां पे है वर्ब, वर्ब के बाद कोई वर्ब नहीं आया, या तो नाउन आएगा या एडजेक्टिव आएगा, और ये वर्ब हो का मतलब देता है, यानी कि एक सपोजिशन का एलिमेंट इसके अंदर पाया जाता है। मिसाल के तौर पे, इफ यू आर माई फ्रेंड, अगर वो मेरा दोस्त हो, था नहीं, है नहीं, होगा कि नहीं होगा, कुछ भी नहीं, अनरियल सिचुएशन जो आप डेवलप कर रहे हैं, एक सपोजिशन जो डेवलप कर रहे हैं। इफ यू आर माई फ्रेंड आई वुड हेल्प हिम, तो मैं उसकी मदद करूंगा, ये आपने एक स्टेट को बयान किया है। नाउ वी कम टू द एक्शन। व्हेन वी टॉक ऑफ एक्शन, तो आपकी जो सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज है, उसके अंदर आप सेकंड फॉर्म यूज करेंगे और वुड यूज करेंगे, यानी कि अगर सेकंड फॉर्म यूज करेंगे तो वुड यूज करेंगे, वर यूज करेंगे तो वुड यूज करेंगे, और वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म। अगर वो अच्छा खेले, खेलता था नहीं, खेल नहीं रहा, खेलेगा नहीं, या उसका कोई ऐसी बात नहीं है, अगर वो अच्छा खेले, इफ ही प्लेड वेल ही वुड विन द मैच, तो वो मैच को जीत जाएगा। इसका मतलब ये आपने एक ऑरेस्ट कंडीशनल, ऑरेस्ट को मुजारे भी कहा जाता है उर्दू में ना, जिसमें फेल मुजारे है, उसके लिए ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, बट दिस टर्म इज नॉट वेरी कॉमन। आपने सिर्फ इसको सेकंड कंडीशनल स्टेट और सेकंड कंडीशनल एक्शन के हवाले से याद रखना है। फिर हमारे पास थर्ड कंडीशनल आ जाता है, जिसको हम पास्ट कंडीशनल भी जो है वो कह सकते हैं, यानी कि इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड पास्ट कंडीशनल। इसको आप पास्ट कंडीशनल भी कह सकते हैं। पास्ट कंडीशनल में इफ वाली क्लॉज अगर देखें, उसमें अगर हैड के बाद थर्ड फॉर्म है, तो फिर वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म आ जाएगी, जो कि एक्शन को बयान करेगी। स्टेट में अगर हैड के बाद आपकी स्टेट है, तो बिन प्लस कोई भी नाउन आ सकता है। हैड के बाद क्या आ जाएगा, हैड बिन आप लगाएंगे, और हैड बिन के बाद आप कोई भी नाउन या एडजेक्टिव लगाएंगे, और फिर कॉमा के बाद नया फिक्रा शुरू करेंगे, जो कि आपकी स्टेट को बयान करेगा, क्योंकि बी जो है वो होने को या किसी भी स्टेट को बयान करता है। तो पढ़ते हैं इसको। इफ ही हैड वेस्टेड मनी, अगर वो पैसे जाया करता, ही वुड हैव रिपेंटेड, तो वो पछताता। ये बयान कर रहा है एक्शन को। नाउ वी कम टू द स्टेट। इफ ही हैड बिन माई एनिमी, अगर वो मेरा दुश्मन होता, यहां पे हो है और यहां पे होता, वर हो का मतलब देगा, हैड बिन होता का मतलब देगा, यानी कि टाइम हैड गॉन, वक्त जा चुका था, ठीक है ना, तो पास्ट टाइम की। इफ ही हैड बिन माई एनिमी, अगर वो मेरा दुश्मन होता, आई वुड हैव फॉरगिवन हिम, तो मैं उसको माफ कर देता। तो ये स्टूडेंट्स आज का लेक्चर है। फर्दर जो स्ट्रक्चर हैं कनेक्टर्स की वजह से हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस के हवाले से और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के हवाले से, प्रिंसिपल क्लॉज के हवाले से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे।